हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था दो साइंटिस्ट लोगों ने। एक का नाम था गुलबर्ग एंड दूसरे का नाम था वागे। ठीक है, गुलबर्ग और किसने दिया था? वागे ने दिया था। तो आखिर ये हमसे क्या कहता है? अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट of any chemical reaction is directly proportional to active mass of reactants, active mass of reactants। ठीक है, active mass of reactants to the power of to the power of their their respective stoichiometric 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 कोएफिशिएंट। ओके दोस्तों, सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमको यही बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। और उसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी मैंने आपके सामने लिखा, बट आपको हो सकता है कुछ कम समझ में आया हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे अल्फ़ा ए प्लस में बीटा बी, गामा सी एंड प्लस में क्या हो जाएगा? डेल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया ये सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किस कंडीशन में है? गैसियस कंडीशन में है। ठीक है, गैसियस स्टेट में। अब सुनिएगा, देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा ये सभी क्या हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रेट मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे यही कह रहा है कि इसमें जो रिएक्शन की रेट होगी, अगर हम आपसे पूछें कि ये रिएक्शन किन किन डायरेक्शन में हो रही है, तो आप कहोगे कि सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, और दूसरी चीज़ आप कहोगे कि सर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या? आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट की बात करें तो कौन हो जाएगा? ए एंड बी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी। तो एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, देखिए एक्टिव मास को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आर एफ इज इक्वल टू, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल का साइन अगर लगाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है के एफ एंड एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे नोट करने वाला है। आर एफ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? के एफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे बस यही कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? सी एंड डी। तो एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाना चाहें तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी एंड एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ दियर रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो हमने याद ही नहीं किया। सुनिएगा, यहाँ पे ए आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ऊपर चला जाएगा, और बी की पावर में क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। और सी की पावर में गामा, क्योंकि गामा क्या है? सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, और डी की पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा। यहाँ पे भी गामा हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, सो
अगर हम फिर से एक बार पूरा कहना चाहें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक लॉ ऑफ मास एक्शन में यही पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे यही बताता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब अटेन हो सकता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आर एफ एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर बी। तो आर एफ इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एफ एंड एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा एंड एक्टिव मास ऑफ बी की पावर आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आर बी इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, के बी इंटू में एक्टिव मास ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा, गामा एंड एक्टिव मास ऑफ डी की पावर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि के बी को हम इधर लेके चले जाते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो के एफ बाई में आपका क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा, गामा एंड एक्टिव मास ऑफ डी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। और आगे आपका हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा एंड एक्टिव मास ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, बीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे के एफ जो आपका है ये रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और के बी रेट कांस्टेंट है फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो के एफ बाई के बी ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनको मिलाने पे हमको दूसरी चीज़ मिलती है के, जो कि हम कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो एक्टिव मास ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा, गामा एंड एक्टिव मास ऑफ डी की पावर आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा एंड एक्टिव मास ऑफ ए की पावर हो जाएगा अल्फा और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। ठीक है, के अच्छा एक्टिव मास ये क्या होता है, एक्टिव मास रियलिटी में कंसंट्रेशन ही होता है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। सो यहाँ पे हमने किस टर्म में लिखा है, कंसंट्रेशन के टर्म में ही एक हिसाब से लिखा है। तो के की जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, के सी का यूज करते हैं। सी डिनोट करता है कंसंट्रेशन को। ठीक है, अगर मान लीजिए यही हम पूरा टर्म प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हैं, ये जो हमने पूरा लिखा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा के पी। ठीक है, और आगे आपका हो जाएगा प्रेशर ऑफ सी की पावर गामा एंड प्रेशर ऑफ डी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। नीचे आपका हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फ़ा एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, बीटा हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहें के एक्स, अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स सी की पावर गामा एंड एक्स डी की पावर आपको क्या हो जाएगा, डेल्टा एंड आपका हो जाएगा एक्स ए की पावर अल्फ़ा और एक्स बी की पावर आपको क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक्स देखिए मोल फ्रैक्शन को काई से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं, कुछ लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो आपको जैसा भी मन हो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए के सी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कुछ दिखा और के पी एंड के काई हमने तीनों के टर्म में निकाल दिया। तो ये आपका कंसंट्रेशन के टर्म में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका प्रेशर के टर्म में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये आपका मोल फ्रैक्शन के टर्म में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए हमने पूरा ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया है। अब आपको क्या सीखना है इसमें, आपको अपने दिमाग में ये बनाना है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो जो राइट में होता है वो ऊपर चला जाता है। ध्यान से देखिए, राइट वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड, और जो लेफ्ट में होता है वो नीचे की साइड चला आता है। ऐसे इसको अपने दिमाग में आप अगर इसका इमेज बनाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और यूनिट पूछी जाती है के सी के पी एंड के काई की। तो आइए ध्यान से देखते हैं आखिर इसकी यूनिट क्या हो सकती है। तो यूनिट ऑफ के सी। ठीक है, के सी का अभी हम लोगों ने देखा कि के सी इज इक्वल टू आपने देखा सी की पावर क्या हो जाएगा, गामा एंड एक्टिव मास ऑफ डी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एंड एक्टिव मास ऑफ ए की पावर हो जाएगा अल्फा एंड एक्टिव मास ऑफ बी की पावर आपको क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। के सी इज इक्वल टू, आखिर ये सब जो एक्टिव मास वाले टर्म हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन को ही। और कंसंट्रेशन का आप यूनिट जानते हो, मोल पर लीटर होता है। आई थिंक आपको पता होगा, मोल पर लीटर की पावर हो जाएगा गामा एंड मोल
पर लीटर की पावर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा, और उसके बाद मोल पर लीटर की पावर हो जाएगा अल्फ़ा, एंड मोल पर लीटर की पावर आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मोल पर लीटर, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, आपका हो जाएगा गामा प्लस में डेल्टा एंड माइनस का अल्फ़ा प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर को हम कैपिटल M लिख दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल M और अल्फ़ा गामा प्लस डेल्टा माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Ng लिख सकते हैं। ठीक है, अब सर ये बताइए डेल्टा Ng क्या है, तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये आपका क्या क्या होता है, डेल्टा Ng होता है। ठीक है, सो हमने Kc की यूनिट जानी, मोलरिटी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng हो जाएगा। Kp की यूनिट अगर आपको लिखनी है तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे मोलरिटी है प्रेशर का आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, Atm हो जाएगा, Atm की पावर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा Ng हो जाएगा। अगर आप के इकाई की यूनिट लिखना चाहते हो तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, के इकाई की कोई यूनिट नहीं होती है। अब आगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्योर सॉलिड है, ठीक है, प्योर सॉलिड कोई भी सब्सटेंस है और कोई भी सब्सटेंस प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए हम एक्टिव मास की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इस चीज़ को आप लर्न कर लीजिएगा, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे यही बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसकी रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के, और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो उसके पावर में चला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि Kc की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, और आपने प्रेशर का देखा Atm की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो तो उसके लिए हम लोग एक्टिव मास की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।